गरीब गांव की बहू का सहारा बनी 4 अमीर बहुएं। माँ देखो, भैया ने शादी कर ली और न जाने किस गांव की गवार लड़की को हमारे घर की बहू बना दिया। रिया की आवाज सुनते ही पूरा परिवार तुरंत दरवाजे पर खड़े दूल्हा दुल्हन बने आरव और गौरी के पास आता है। ये क्या आरव, तूने शादी कर ली, वो भी गांव की किसी गवार लड़की से जिसकी शक्ल से गवारपन झलक रहा है। आप सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं गौरी से प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये बहुत अच्छी लड़की है। जो भी हो, लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानती। जो रिश्ता मेरी इजाजत के बिना बना हो, उस रिश्ते का मेरी नजरों में कोई मूल्य नहीं। तभी घर के मुखिया महेंद्र मल्होत्रा वहाँ आते हैं। बस बहुत हुआ, शादी हो गई है और अब मैं इस पवित्र बंधन पर इस तरह सवाल उठाना बर्दाश्त नहीं करूंगा। आरव ने गौरी से शादी की है, इसलिए गौरी आज से इस घर की बहू है। लीलावती, बहू का गृह प्रवेश करवाओ, चलो। गौरी के चेहरे की खुशी परेशानी में बदल जाती है। वहीं थोड़ी देर के बाद लीलावती गुस्से में गौरी का गृह प्रवेश करवाती है और फिर सभी हॉल में आते हैं। भैया, गृह प्रवेश तो हो ही गया है, लेकिन अभी भी मेरे मन में एक सवाल है। आखिर आपको इस गांव की गवार से प्यार कैसे हो गया? मुझे गौरी के पैसे या चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेक दिल से प्यार हुआ है। दरअसल बात कुछ यूं है कि बेटा, ये क्या तरीका हुआ बस चलाने का? तुम्हारे वजह से अभी मुझे चोट लग जाती। मुझे क्या बोल रही हो अम्मा? आपको खुद दिखाई नहीं देता? बेटों ने तो लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया है और अब आप मुझे ज्ञान देने चली हैं। बस ड्राइवर कमला देवी से बदतमीजी करने लगता है। बाजार के सभी लोग खड़े होकर देखने लगते हैं और गौरी आगे बढ़ती है। दादी माँ कुछ नहीं कह रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पर दादागिरी करें। मैंने साफ साफ देखा है, आप गलत साइड से बस चला रहे थे। अच्छा, तो अब तू मुझे समझाएगी कि मैं गलत हूँ या सही? सैकड़ों की भीड़ में गौरी एक अकेली लड़की होती है जो गलत के खिलाफ खड़ी होती है। वहीं ये सारी चीज दूर खड़े विवान और आरव देख रहे होते हैं। भाई, लड़की में हिम्मत तो बहुत है। सैकड़ों की भीड़ में अकेली खड़ी है सही का साथ देने के लिए। यही चीज तो उसे सबसे अलग बना रही है। हाँ, लेकिन गरीब भी तो है, ऊपर से गांव की। लेकिन प्यार गरीब या अमीर देखकर नहीं, बल्कि दिल देखकर होता है। एक तरफ आरव लगातार गौरी को देख रहा होता है तो दूसरी तरफ गौरी बस ड्राइवर को सबक सिखाती है। अब तो सही गलत का फैसला पुलिस ही करेगी। वैसे आपके पास लाइसेंस तो होगा ना, क्योंकि जब पुलिस आएगी। अरे अरे अरे, पुलिस तक बात क्यों लेकर जानी है? अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ मेरी गलती थी। मेरे पास टाइम नहीं है, वरना अच्छे से सबक सिखाता। चलो अब जाने दो। रमेश कमला देवी से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। शुक्रिया बेटे, तूने सबके खिलाफ जाकर मेरा साथ दिया है। दादी माँ, मैंने आपका नहीं बल्कि सही का साथ दिया है, और सही का साथ हर इंसान को देना चाहिए। बेटे, तेरी यही सोच तुझे एक दिन बहुत आगे ले जाएगी। गौरी वहाँ से चली जाती है और मुस्कान के साथ पेंटिंग रखकर बेचना शुरू कर देती है। ये पेंटिंग सिर्फ मेरे लिए पेंटिंग नहीं, बल्कि इमोशंस है, अंदर की भावनाएं हैं, और मेरा सपना भी, जो एक दिन जरूर पूरा होगा। और इस घटना के बाद मैं छुप छुप कर गौरी को हमेशा देखने लगा। धीरे धीरे मुझे गौरी से प्यार हो गया और एक दिन मंदिर में मैंने गौरी से अपने प्यार का इजहार कर दिया और फिर हमने शादी कर ली। शादी करके आ तो गए हो तुम दोनों, लेकिन देखना, तेरी ये पत्नी इस घर में रह नहीं पाएगी। एक दिन खुद ही घर और तुझे छोड़कर चली जाएगी। मैंने आरव जी का प्रपोजल इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि मुझे लगा था कि इस शादी के बाद मेरे परिवार की परेशानियां और जिम्मेदारियां कम हो जाएगी। लेकिन क्या मैंने सही फैसला लिया? गौरी खुद से सवाल करती है और फिर आरव के साथ आरव के कमरे में चली जाती है। फिर लगभग 5 दिनों के बाद सुबह 5 बजे आज से सभी नौकरों की हमेशा के लिए छुट्टी। ये सुनते ही पोछा लगा रही गौरी और सभी नौकर लीलावती की तरफ देखने लगते हैं। तभी रामू, लेकिन क्यों मालकिन, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, तुम लोगों से कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि अब इस घर में नई नौकरानी आ गई है। अब घर की पूरी जिम्मेदारियां और सारा काम वही देखेगी। क्या? लेकिन वो कौन है मालकिन? और कौन, हमारे घर की नई बहू गौरी, जो इस घर की बहुरानी कम और नौकरानी ज्यादा है। लेकिन मम्मी जी, मैं इतना काम अकेले कैसे करूंगी?
बहू बनकर आई हो तो जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। मंगलसूत्र पहनने से तो पत्नी बन सकती है, बहू नहीं। ये सुनते ही गौरी परेशान हो जाती है। तभी सीढ़ियों से आंखें मलता हुआ आरव आता है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अगर नौकरों को निकाल दिया तो गौरी अकेले सारा काम कैसे करेगी? तू घर के मामलों में मत पड़, मैं देख लूंगी कौन कितना काम कैसे करेगा। पहले खुद अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर, फिर मुझे आकर सीख देना। ये सुनते ही आरव चुप हो जाता है और घर की सारी जिम्मेदारियां गौरी के माथे मढ़ दी जाती हैं। फिर दोपहर को जब गौरी किचन में खाना बना रही होती है। साड़ी का ब्लाउज पसीने से भीग चुका है, लेकिन मम्मी जी को मुझ पर जरा सी भी दया नहीं है। घर के सारे नौकरों को निकालने के बाद सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। गौरी पसीने से लथपथ होकर खाना बनाती है और एक से बढ़कर एक पकवान डाइनिंग टेबल पर सर्व करके सभी को खिलाती है। अरे वाह गौरी, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। खाकर दिल खुश हो गया यार। थैंक यू। क्या खाना अच्छा बनाया है? रोटियों में कोई स्वाद नहीं है, ऊपर से सब्जी कम, पानी ज्यादा लग रही है। माँ, आप शायद भूल गई हैं, भाभी गांव से हैं, ऊपर से गरीब घर की, शायद उनके घर में सब्जी ऐसी ही बनती होगी। लेकिन ये मेरा घर है और यहाँ हर चीज मेरी पसंद की होगी। इतना कहकर लीलावती सब्जी उठाकर गौरी के मुंह पर फेंक देती है और खींचकर एक थप्पड़ भी लगा देती है। मम्मी जी, मुझे आपने ये क्या किया? ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ मेरे नियम कानून चलेंगे। अगर खाना बनाना नहीं आता है तो सीखो, वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। इतना कहकर लीलावती देवी सभी के साथ खाना खाकर चली जाती हैं और अब इसी तरह हमेशा गौरी के ऊपर अत्याचार शुरू हो जाता है। फिर एक दिन जब घर पर कुछ पड़ोसी आते हैं। वाह बहन, अपने बड़े बेटे की शादी कर दी और हमें बुलाया तक नहीं। शादी मेरी पसंद की लड़की से थोड़ी ना हुई है, और शादी में मैं खुद कहाँ थी जो तुम्हें बुलाती? क्या मतलब? तुम्हारे बेटे ने इतना भी नहीं बताया कि वो शादी कर रहा है? हाँ, और नहीं तो क्या, वरना अगर मुझे पता होता तो ये गांव की गवार आज इस घर में खड़ी ना होती। लीलावती इतना कहती है कि तभी गौरी हाथों में चाय नाश्ता लेकर आती है और सभी को देती है। तभी वहाँ रिया भी आती है। चलो, शादी चाहे जैसे भी हुई हो, कम से कम आपको बहुत अच्छी बहू मिली, बिना कहे सारा काम कर रही है। हाँ, वरना आजकल की बहुएं किसी की सुनती कहाँ है, सिर्फ अपनी मनमानी करती है। आपकी बहू तो बिना रुके पूरा घर संभाल रही है। अरे बहू थोड़ी ना है, ये घर की नौकरानी है, नौकरानी। तभी तो नौकरानियों वाले सारे काम आते हैं इसे, वो भी अच्छी तरह। सोफे पर बैठा महेंद्र कुछ कहना चाहता है, लेकिन खुद पर संयम रख वहाँ से चला जाता है। वैसे बाकी चारों बेटों की शादी कब करवा रही हैं? हमें बुलाएंगी या नहीं? अरे उनकी शादी में तो मैं पूरे शहर को बुलाऊंगी, ऐसी बहू पसंद करूंगी जिसे पूरा शहर बस देखता ही रह जाएगा। हाँ आंटी, आप चिंता मत कीजिए, इस बार तो माँ की नजर करोड़पतियों की बेटियों पर है। वाह, मतलब इस गांव की गरीब गवार की चारों देवरानियां अमीर घराने से आएंगी। हाँ, मैंने तो खोज भी शुरू कर दी है, कहीं बड़े बेटे की तरह छोटे बेटे भी अपनी पसंद की ना उठा ले। इस डर से जल्दी ही शादी करवा दूंगी, बस एक बार लड़की मिल जाए। ये सब सुन सुनकर गौरी चुपचाप किचन में जाकर बर्तन धोने लगती है। माँ बहू पसंद करने की बात कर रही थी या लॉटरी का टिकट? अब न जाने आगे क्या होने वाला है। अभी ही मेरा ये हाल है, कहीं आगे ऐसा ना हो कि मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। गौरी देवरानियों की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ खोज खत्म होती है और शहर के बड़े मनीष सिंघानिया की चारों बेटियों से रिश्ता तय हो जाता है। वेल, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है, बाकी आपकी मर्जी। देखिए, हम सोच कर बताएंगे। अरे, इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है हमारे बेटों के लिए, इसमें सोचने की क्या जरूरत है? भाई साहब, हमारी तरफ से भी रिश्ता तय है। अरे वाह, ये तो भाई बहुत खुशी की बात है। तो चलिए फिर मैं शादी की तारीख निकलवा कर आपको इन्फॉर्म करूंगा। इस तरह दोनों परिवारों की आपसी सहमति के साथ रिश्ता तय हो जाता है और कुछ ही दिनों में धूमधाम के साथ शादी होती है। पूरा शहर देखता रह जाता है। वहीं सभी मेहमान। लीलावती जी को भी मानना पड़ेगा, बड़े बेटे की शादी भले जैसे भी हुई हो, लेकिन इन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी में तो पूरे शहर को ही इकट्ठा कर लिया है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी सेलिब्रिटी की शादी हो। इतना शोर शराबा, ढोल नगाड़ा, ऊपर से शादी का हॉल भी इतना महंगा है। मैं तो दंग ही रह गई हूँ इतनी बड़ी और अच्छी शादी देखकर। काश हम लोग भी इनकी तरह अमीर होते और अमीर घराने की बहुएं लाते।
इसी तरह सभी मेहमान आपस में तारीफ कर रहे होते हैं और इन सब के बीच शादी संपन्न हो जाती है। फिर धूम धड़ाके के साथ गृह प्रवेश होता है। तुम चारों बहुओं का आज इस घर में स्वागत है। आज से ये घर तुम्हारा ही है और इस घर की जिम्मेदारी अब आपकी है, क्योंकि आप हमारी भाभियां हैं। जी मम्मी जी, हम इस घर की जिम्मेदारी संभालने की पूरी कोशिश करेंगे। मीरा की बात सुनकर लीलावती खुश हो जाती है और फिर चारों बहुओं की आरती करके गृह प्रवेश करवाती है। फिर आरती की थाली गौरी के हाथ में रख देती है। आज से इन चारों की जिम्मेदारियां तुम्हारी है। इन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस घर की बहू ये है बहू। जी मैं ध्यान रखूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये हमारी जेठानी है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर जेठानी होती तो घर की शादी में ऐसे कपड़े थोड़ी न पहनती। हाँ, उनकी मम्मी जी भी इस तरह से थोड़ी ना बात करती अगर ये इस घर की बहू होती तो। अच्छा, तो फिर पक्का नौकरानी होगी। सुनो, मम्मी जी ने तुम्हें हमारी जिम्मेदारियां सौंपी है, इसलिए जल्दी से हमारा सारा सामान उठाओ और हमारे कमरे तक पहुंचा दो। ठीक है। और हाँ सुनो, मेरे कमरे में एक कोल्ड कॉफी भिजवा देना। और मेरे लिए ग्रीन टी। अच्छा, ये सारा काम करके मेरे सारे कपड़े प्रेस कर दीजिएगा और हाँ, साथ ही मेरा रूम भी अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, मैं आप सभी के काम एक एक करके कर दूंगी बिना देर किए। इतना कहकर गौरी तुरंत काम पर लग जाती है और चारों बहुओं का सामान उठाकर सीढ़ियों से जाने लगती है। हे भगवान, इतने भारी भारी बैग में उठाकर कैसे ऊपर पहुंचाऊंगी? कोई मेरी मदद करने के लिए भी नहीं है। उफ। गौरी जैसे तैसे सारा सामान नई बहुओं के कमरे तक पहुंचाती है और घर के कामों में लग जाती है। फिर अगली सुबह बहुओं की पहली रसोई में। आज हमारी पहली रसोई है, हमें तो कुछ खास बनाना भी नहीं आता। अब क्या करें हम? एक काम करते हैं, मीठे में हलवा बना लेते हैं, वही सबसे आसान रहेगा और फिर उसकी रेसिपी यूट्यूब से देख लेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, हमें यही करना चाहिए। मैं अभी कढ़ाई चढ़ाती हूँ। इतना कहकर सिया तुरंत गैस पर कढ़ाई चढ़ाती है और चारों बहुएं मिलकर हलवा बनाने लगती हैं। लेकिन सिया फ्लेम तेज कर देती है, जिससे हलवा जल जाता है। हे भगवान, ये हलवा कैसे जल गया? अब हम सबको क्या खिलाएंगे? जले हुए हलवे का भरता, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। चारों देवरानियां परेशान होती हैं। तभी वहां गौरी आती है। बाहर मम्मी जी मेहमानों के सामने इतना इतरा रही हैं। अगर मेहमानों को ये जला हुआ हलवा खाने मिलेगा तो मम्मी जी की बहुत बेइज्जती होगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? अब तुम यहाँ क्यों आई हो? ऑलरेडी हम बहुत परेशान हैं, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या सच्ची? लेकिन तुम किसी को बताओगी तो नहीं? एक काम करो, आज हमारी पहली रसोई के लिए तुम कुछ एक दो खाने की चीजें बना दो। ठीक है, आप लोग नजर रखिए, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। गौरी तुरंत गैस और कढ़ाई साफ करती है और एक से बढ़कर एक पकवान बनाती है, जिसे चारों देवरानियां अपने नाम पर डाइनिंग टेबल पर सर्व करके सभी मेहमानों और परिवारों को खिलाती हैं। अरे वाह, खाना कितना ज्यादा टेस्टी बना है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात अन्नपूर्णा ने बनाया हो। हाँ जी, मानना पड़ेगा, आपकी बहुओं ने तो कमाल ही कर दिया। पहली रसोई में इतना टेस्टी खाना बनाना आसान नहीं होता है। हाँ, तो बहुएं किसने पसंद की है, मैं पहले से ही जानती थी। मेरी पसंद कभी खराब हो ही नहीं सकती। सभी बातें कर रहे होते हैं कि तभी लीलावती गौरी की तरफ इशारा करके कहती है, बाकी आप इसे देख लीजिए, इससे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। इसे खाना बनाना तो दूर की बात है, एक ढंग की चाय बनानी नहीं आती। वही तो, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इसने। न इसे ढंग का खाना बनाना आता है और ना ही कहीं ले जाने लायक है ये। अब सबको कैसे बताएं कि खाना हमने नहीं बल्कि इसने ही बनाया है। चुप हो जाइए, वरना अगर मम्मी जी ने सुन लिया तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए अभी चुप रहने में ही भलाई है। ये सोचकर कोई भी लीलावती को सच्चाई नहीं बताता है और इस तरह नई बहुएं अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करके कमरे में चली जाती हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक नौकरानी से मम्मी जी को आखिरकार क्या दिक्कत हो सकती है। हाँ, शायद तभी तो उनकी बुराई कर रही थी। अब उन्हें कौन बताए, खाना हमने नहीं बल्कि इन्होंने ही बनाया था। तभी कमरे के बाहर झाड़ू मार रही गौरी पर चारों बहुओं की नजर पड़ती है और चारों गौरी के पास आती हैं। तुम हमारे लिए एक एक कप कॉफी बना दो और हाँ, साथ में सैंडविच भी बना देना, हमें बहुत भूख लगी है। हम खुद बना लेते, लेकिन हम बहुत अमीर घर से हैं। हमारे घर में हमें काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए हमें आदत भी नहीं है। मैं पहले ही बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। जिस तरह मैं अपने मायके से ससुराल खुशियों की तलाश में आई थी, उसी तरह ये चारों भी आई होंगी और इसीलिए मैं इनके साथ वही नहीं होने देना चाहती जो मेरे साथ हो रहा है। क्या हुआ? आप सोच में पड़ गई? आप बना दोगी ना?
हाँ मैं बना दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। इतना कहकर गौरी किचन की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नजर अपने कमरे के बाहर दीवार पर टंगी एक पेंटिंग पर पड़ती है। शायद इन पेंटिंग्स की तरह ही अब मेरी जिंदगी के रंग भी फीके पड़ चुके हैं। शायद वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे जब लोग घर आया करते थे और कहते थे कि बेटी तेरी पेंटिंग के बारे में आज बाजार में बातें हो रही थी, आज तूने दुकान नहीं लगाई थी ना, इस वजह से। क्या सच्ची मेरी पेंटिंग की बातें हो रही थी? फिर तो मैं अभी जाती हूँ बाजार। हाँ हाँ जल्दी जा, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं तेरी पेंटिंग खरीदने के लिए। आखिरकार तू बनाती ही इतना अच्छा है कि लोग अगर एक बार देख लें तो खरीदे बिना नहीं रह सकते। देखिएगा एक दिन मैं अपनी इसी पेंटिंग की वजह से फेमस होंगी और अपना सपना भी पूरा करूंगी। अब तो वो सपना हमेशा के लिए सपना ही रह गया। अब तो उम्मीद भी नहीं है कि मैं कभी अपने सपने पूरे कर पाऊंगी। गौरी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और ये सब दूर खड़ी सिया नोटिस करती है। अगर सच में ये इस घर की नौकरानी है तो इनकी बनाई गई पेंटिंग यहाँ क्या कर रही है और ये अपने सपने क्यों नहीं पूरे कर रही? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? सिया ये सोचती रह जाती है तो वहीं दूसरी तरफ गौरी घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह फिर अगली सुबह 5 बजे जब गौरी घर के जाले साफ कर रही होती है। पूरा परिवार सो रहा है और घर में भी सन्नाटा है, लेकिन ये इतनी सुबह जाकर काम क्यों कर रही है? सिया थोड़ा सा आगे बढ़ती है कि तभी गौरी के हाथों से एक थैली गिर जाती है जिसमें से बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स नीचे गिरती हैं। अरे वाह, इतनी सुंदर पेंटिंग! राधा जी, कान्हा जी, इतनी सारी सीनरी, सपनों की दुनिया और भी ना जाने क्या क्या। वैसे क्या आपने ये पेंटिंग बनाई है? नहीं रहने दीजिए, कुछ नहीं, बस पुरानी बातें हैं। इतना कहते ही गौरी तुरंत सारी पेंटिंग्स उठाने लगती है कि तभी वहाँ कियारा, मीरा और अनन्या भी आ जाती हैं। इतनी सुंदर पेंटिंग किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने बनाई है? पेंटिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि आर्टिस्ट को रंगों की नहीं बल्कि रंगों को आर्टिस्ट की जरूरत है। इस पेंटिंग के जरिए सिर्फ रंगों का तालमेल नहीं बल्कि किसी के दिल की गहराई और सच्चाई भी दिख रही है। किस तरह ये किसान मेहनत कर रहा है, वो बूढ़ी दादी अपनी बच्ची को खाना खिला रही हैं। अगर ये सब कुछ आपने बनाया है तो फिर आप यहाँ इस तरह नौकरों वाले काम? सिया कुछ और कहती उससे पहले ही लीलावती वहाँ आ जाती है। गौरी बहू, तुम्हें यहाँ काम करने की आजादी है, बात करने की नहीं। इसलिए जल्दी से सारा काम खत्म करो और काम खत्म करके सबके लिए नाश्ता बनाओ। आज देर नहीं होनी चाहिए। जी मम्मी जी, अभी करती हूँ। इतना कहकर सिया तुरंत मंदिर में जाकर मंदिर की सफाई शुरू कर देती है। वहीं उसकी चारों देवरानियां। ये हमारी जेठानी है, इस घर की बहू? मतलब अब तक हम अपनी जेठानी को नौकरानी समझते हैं। हे भगवान, हम कितनी बड़ी गलती कर बैठे। अब हमें इस गलती की माफी मांगनी होगी। हम आज शाम को ही जेठानी जी के कमरे में जाकर उनसे माफी मांगेंगे। ये सोचकर चारों देवरानियां रात होते ही अंधेरे कमरे में पेंटिंग बना रही गौरी के पास जाती हैं। जी हमें माफ कर दीजिए, हम आपको इतने दिनों तक नौकरानी समझते आए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन आपने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए वही बहुत है। और वैसे भी कहने सुनने से क्या फर्क पड़ता है, इस घर में मेरा दर्जा एक नौकरानी की तरह ही तो है। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि आप गरीब हैं या आप गांव से हैं? अब इन सब के पीछे चाहे जो भी रीजन हो, लेकिन अब ये अत्याचार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हाँ, अब से हम मिलकर आपकी मदद करेंगे और अब आप अपना सपना पूरा करेंगी, लोगों की जरूरत नहीं। मीरा और सभी की बातें सुनकर गौरी भावुक हो जाती है। तुरंत अपनी देवरानियों के गले से लिपटकर रोने लगती है। क्या हुआ जेठानी जी, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? क्योंकि इस घर में पहली बार कोई मेरे साथ खड़ा हुआ है। आरव जी शादी से पहले तो अच्छे थे, लेकिन शादी के बाद पूरे बदल गए। हाँ ननन जी, तो मुझे। ननन जी? क्या उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे उस दिन। आपको पता भी है ये ड्रेस कितनी महंगी थी? मैं जानती हूँ आपने इसे जानबूझकर जलाया है। आप जल्दी से मेरे कपड़ों से दूर हो जाइए। इतना कहते ही रिया तुरंत गौरी के बाल पकड़कर खींचने लगती है। तभी आरव और लीलावती वहाँ आ जाते हैं। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मत छोड़ना रिया, ये इसी लायक है। हाँ हाँ, इसे तो पकड़कर बहुत मारना चाहिए। इसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। ऑफिस पार्टी से लेकर दोस्त के बर्थडे पार्टी तक कहीं भी मैं इसे नहीं ले जा सकता। लोग देख देख कर तरह तरह की बातें करते हैं। ना जाने मैंने इसे क्यों शादी कर ली। तभी लीलावती भी आगे बढ़कर गौरी को एक थप्पड़ लगा देती है। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। हाँ, अब हमारे होते हुए हमारी जेठानी जी को कोई तंग नहीं करेगा। हाँ जेठानी जी, अब आपकी चारों देवरानियां आ गई हैं आपको बचाने के लिए। आज से हम आपकी रक्षा कवच हैं।
हाँ, और सहारा भी। सभी एक दूसरे से गले मिलती हैं, हाथ मिलाती हैं और अगले ही दिन घर के नियम बदल जाते हैं। अगली सुबह जब लीलावती सुबह सुबह उठकर किचन में जाती है तो देखती है कि ये क्या, बड़ी बहू को छोड़कर तुम सब काम में लगी हो। कोई बर्तन धो रहा है तो कोई झाड़ू मार रहा है, कोई पोछा तो कोई नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहा है। हाँ मम्मी जी, क्योंकि आज से इनकी सारी जिम्मेदारी हम चारों संभालेंगे। अच्छा, तो वो क्या करेगी? बैठकर आराम नहीं करेंगी बल्कि अपने सपने पूरे करेंगी। मैंने तुम लोगों को थोड़ी इज्जत क्या दे दी? तुम चारों मेरे सिर पर बैठकर नाचोगी? इस घर के नियम तुम लोगों के लिए नहीं बदलने वाले। चारों बहुएं बिना कुछ कहे काम करने लगती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद पापा, मम्मी, इतने दिन हो गए हैं आपसे मिले, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। आप हमसे मिलने यहाँ आ सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी चारों बेटियां मुझे इतने प्यार से बुला रही हैं, मैं क्यों नहीं आऊंगा। थैंक यू सो मच पापा। अच्छा चलिए, अब हम फोन रखते हैं, हमें एक बहुत जरूरी काम है। इतना कहकर कियारा फोन काट देती है। एक बार पापा यहाँ आ जाएं तो हम जेठानी जी के बारे में उन्हें बताएंगे। हाँ, और उनकी इतनी अच्छी कला को हम इस तरह व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जब पापा आएंगे तब हम जेठानी जी की पेंटिंग उन्हें दिखाएंगे। ये सोचकर चारों बहुएं काम करने लगती हैं। तभी थोड़ी देर के बाद घर के दरवाजे पर मनीष सिंघानिया और पद्मावती दस्तक देते हैं। पापा, मम्मी, आप लोग यहाँ? मुझे नहीं लगा था कि हमारे एक बार बोलने पर आप हमसे मिलने आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे ना आती, हमारी बेटियों का ससुराल है, आना तो बनता है। हाँ हाँ जी, क्यों नहीं। आइए आइए बैठिए, आपका हमारे घर में स्वागत है। गौरी, जाकर सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। आप बैठिए जेठानी जी, हम है ना, आपकी देवरानी आपका सहारा है, हम लेकर आते हैं। इतना कहकर चारों जाती हैं और चाय नाश्ता लेकर आती हैं। वहीं मनीष की नजर दीवार पर टंगी एक पेंटिंग पर पड़ती है। ये पेंटिंग कितनी ज्यादा सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने बनाई हो। लेकिन अब किसी और के घर में कैसे पूछूं कि इसे किसने बनाया है। ये सोचकर मनीष चुपचाप बैठा होता है, लेकिन उससे रहा नहीं जाता और वो पद्मावती के साथ तुरंत उस पेंटिंग के पास जाता है। हाँ, कौन है भाई वो कलाकार जिसने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है? हमने पापा को पेंटिंग के बारे में बताया तक नहीं और पापा ने खुद ही नोटिस कर लिया। अरे क्या हुआ, सब शांत क्यों हो गए? मुझे कोई बताएगा या नहीं, इस पेंटिंग को किसने बनाया है आखिर? वो तो बस ये। क्या हुआ, तुम इतना हिचकिचा क्यों रही हो? ये पेंटिंग तुमने बनाई है क्या? हाँ बेटी, ये पेंटिंग नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। मैं आया तो यहाँ पर अपनी बेटियों से मिलने था, लेकिन अब मैं तुम्हारी ये पेंटिंग ले जाना चाहता हूँ। जी, क्यों नहीं। मनीष सिंघानिया पेंटिंग लेकर अपनी बेटियों से मिलता है और पद्मावती के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद आर्ट कंपनी की एक मीटिंग में। वाओ, ये पेंटिंग तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि आत्मिक लगाव और भावनाओं को शब्दों की जगह रंगों से खेल कर दर्शाया गया है। मुझे इसे बनाने वाले कलाकार से मिलना है। आप कलाकार को नहीं बल्कि कलाकार की कलाकारी को देखें सर, क्योंकि कलाकार तो अब भी आम लोगों जैसी ही जिंदगी जी रही है। भाई, असली कलाकार तो वो होता है जिसे अपनी कला पर घमंड नहीं बल्कि विश्वास हो। हमें उनकी सारी कलेक्शंस देखनी है और हर एक कलेक्शन खरीदनी भी है। आप उन्हें कह दीजिएगा हमारे लिए इस तरह की और भी पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दें। जी ठीक है, मैं उन्हें कह दूंगा। इस तरह गौरी की पेंटिंग बाजारों से लेकर सीधे बड़े इंडस्ट्रीज तक पहुंचती है और कंपनियों द्वारा खरीद ली जाती है और यहाँ से शुरुआत होती है गौरी के असली सपनों की। मैं बर्तन धो लेती हूँ, आप तब तक आटा गूंद दीजिए। हाँ, ये सही रहेगा। अगर इस तरह हम काम बांटकर करेंगे तो काम भी जल्दी खत्म होगा और हमें ज्यादा परेशानी भी नहीं होंगी। सभी कियारा की बात सुनकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सिया बर्तन धोने लगती है, कियारा आटा गूंथने लगती है, तो वहीं अनन्या और मीरा मिलकर कपड़े धोना शुरू करती हैं। कपड़े धोने से तो फिर भी गर्मी कम लगती है, किचन का काम करने में तो हालत खराब हो जाती है। लेकिन जो भी हो, मुझे ये सोचकर बहुत खुशी हो रही है कि अब जेठानी जी अपना सपना पूरा कर पाएंगी और उनकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म होंगी। सच कहूँ तो मैं ये सारी परेशानियाँ उन्हीं के लिए तो झेल रही हूँ। इतने अमीर घर से होने के बाद इस तरह काम करना मेरे बस की बात नहीं। इस तरह चारों देवरानियां अपनी गांव की गरीब जेठानी का सहारा बनती हैं। वहीं दूसरी तरफ गौरी पेंटिंग्स बनाने में दिन रात एक कर देती है। मुझे इतनी ज्यादा नींद लग रही है, लेकिन मैं अपनी पेंटिंग अधूरी नहीं छोड़ सकती।
आज इसे पूरा करके ही सोऊंगी। तभी कमरे में आरव और लीलावती आते हैं। क्या रे करम जली कल मोहे गवार कहीं की, ये बिजली का बिल क्या तेरे मायके से आता है जो दिन रात लाइट ऑन करके रखती है? चल बंद कर इसे। मम्मी जी बस थोड़ी देर और मैं अपनी पेंटिंग पूरी कर लूं। मेरी नींद से ज्यादा जरूरी तेरी पेंटिंग्स नहीं है। और क्या ही कर लेगी तू इन घटिया पेंटिंग्स को बनाकर? हाँ, ऐसी पेंटिंग 100 रुपए में मिलती हैं, 100 रुपए में। बाजार में जाकर खरीद लेंगे। अब हट यहाँ से। इतना कहकर आरव कमरे की लाइट बंद कर देता है और गौरी उदास हो जाती है। तभी वहाँ उसकी चारों देवरानियां आती हैं। जेठानी जी, हमारे होते हुए आपको हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप हमारे कमरे में चलिए और वहाँ अपनी पेंटिंग बनाइए। वैसे भी हमारे पति तो अमेरिका गए हुए हैं, तो आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। सभी देवरानियां मिलकर गौरी को अपने कमरे में ले जाती हैं और अब हमेशा इसी तरह अपनी जेठानी की ढाल और सहारा बनकर खड़ी होती हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और देवरानियों के साथ खुद की मेहनत और भगवान की कृपा से गौरी का सपना पूरा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस साल के इंटरनेशनल आर्ट कंपनी की ब्लॉकबस्टर आर्टिस्ट है गौरी मल्होत्रा, जिन्हें कल अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। टीवी पर आई इस न्यूज को सुनते ही हॉल में खड़े हर एक सदस्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जिसे हम गांव की गवार कहते आए, आज वही इंटरनेशनल आर्टिस्ट के लिस्ट में नंबर 1 है। इसलिए कहते हैं किसी की पहचान उसके कपड़ों से या पैसों से नहीं, बल्कि उसकी कला, दिल और स्वभाव से की जाती है। एक तरफ परिवार को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू होता है, तो वहीं दूसरी तरफ कमरे में जेठानी जी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अब आप टीवी पर आएंगी। हाँ, वो भी इतनी जल्दी। सच में हम आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस अब आपकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। सही कहा कियारा, अब आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहेंगी। अब आप देखिएगा, कल अवार्ड इवेंट में आप ही चमकेंगी। हाँ, हम आपको इस तरह बदल देंगे कि भैया भी आपको नहीं पहचान पाएंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वो दिन इतनी जल्दी आ गया। कहाँ बाजारों में बेची जाने वाली मेरी पेंटिंग आज इंटरनेशनल तक पहुंच गई। सच में ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हो पाया है। भगवान करे ऐसी देवरानी हर किसी को मिले। इतना कहकर गौरी अपनी चारों देवरानियों के गले लग जाती है और फिर अगले दिन अवार्ड फंक्शन में पहली बार मॉडर्न साड़ी पहनकर स्टेज पर पहुंचती है। वेल, आज ये अवार्ड गौरी मल्होत्रा को देकर सम्मानित किया जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने सपने पूरे किए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो देश की और भी औरतों की हिम्मत बनी और सैकड़ों पाबंदियों और रोक टोक के बावजूद वो पीछे नहीं हटी। मैं यहाँ तक सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि मेरी देवरानियों के सहारे और माँ जी के आशीर्वाद की वजह से पहुँची हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उन सबके साथ ये अवार्ड लूँ। ये सुनते ही चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। वहीं ये देख लीलावती की आंखें भर आती हैं और साथ ही चारों देवरानियां स्टेज पर जाकर गौरी के साथ अवार्ड लेती हैं और फिर बहू, मुझे माफ कर दे। जिसे मैं गांव की गवार समझती थी, आज वही देश की उम्मीद है। तेरे सपनों की वैल्यू न करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुझे मैं नौकरानी समझती रही, जबकि तू हीरा है, हीरा। मुझे माफ कर दो गौरी। शुरुआत में मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन फिर अपने दोस्तों और कलीग्स की बातों में आकर तुम्हें धिक्कारना शुरू कर दिया। भाभी, आप मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने माँ समान भाभी पर हाथ उठाया और इस पवित्र रिश्ते की बेइज्जती की। गौरी कुछ कहती उससे पहले ही घर के चारों बेटे भी अमेरिका से लौट आते हैं। तुम चारों अमेरिका से इस तरह अचानक वापस कैसे आ गए? हम अचानक नहीं बल्कि प्लानिंग करके आप सबको सरप्राइज देने के लिए आए हैं, और खास करके भाभी को। भाभी, हम जानते हैं कि हम आपके स्ट्रगल पीरियड में आपके साथ नहीं थे, इसलिए हमें माफ कर दीजिएगा प्लीज। भाभी, आज आपने सिर्फ हमारे घर का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। भाभी, सच बताऊं तो आपको इस तरह स्टेज पर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम आपकी कामयाबी से बहुत ज्यादा खुश हैं। आप उन औरतों की मिसाल हैं जो शादी के बाद अपने सपने पूरे नहीं कर पाती। हाँ, माँ की लगाई पाबंदियों को भी पार करके आपने अपने सपने पूरे किए भाभी। ये बहुत गर्व की बात है। आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। देश विदेश तक मेरी चर्चा है और यहाँ तक कि आज मेरा सपना भी पूरा हो गया है। अब मुझे परिवार से इज्जत, प्यार और अपनापन मिलेगा, क्योंकि मेरी देवरानियां मेरा सहारा बनी। गौरी अपने ससुराल वालों को खुद पर किए गए अत्याचार के लिए माफ कर देती है और अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलती है। इस तरह अगर हर घर में भेदभाव की भावना को छोड़ लोग एक दूसरे का सहारा बने,
तो किसी भी मुश्किल घड़ी को पार किया जा सकता है।